नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जितने विद्यार्थी है वो जल्दी से लाइव जुड़ जाइए ताकि अपन है वो सेशन को स्टार्ट कर सके। ई बुक की जो टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है उसका आज 301 से लेके 400 तक के क्वेश्चनों का है वो अपन है वो टेस्ट लेने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी जो ई बुक से बहुत शानदार तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी से है वो जुड़ जाइए। चलिए अपन है वो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी विद्यार्थियों को आप है वो जोड़ लीजिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भोजन के पाचन में पीतरस का क्या महत्व है? बताइए भाई, भोजन के पाचन के अंदर है वो पीत रस का क्या महत्व होता है? कल ही मैंने आपको बताया था कि पीत रस जो होता है वो इसके दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है कि ये यकृत से स्रावित होता है और एक है कि इसका संचय कहाँ होता है। तो इसका संचय जो होता है वो होता है पित्ताशय के अंदर, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि पीत रस का है वो भोजन के पाचन में क्या महत्व होता है। दीजिए जल्दी से इसका जवाब, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा ये जो वसा का पायशीकरण करता है, यानी जो वसा होती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है ताकि है वो वसा का पाचन आसानी से हो जाए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से गंधीय सूचक नहीं है। देखिए गंधीय सूचक वो होता है जिसकी गंध से वो जो है वो पता चल जाता है। देखिए, और सूचक वो होते हैं जो अम्ल या क्षारकता का पता लगाते हैं। तो जिनकी गंध से अम्लता या क्षारकता का पता चलता है, इस प्रकार के पदार्थों को हम है वो गंधीय सूचक कहते हैं। इस प्रकार के पदार्थों को अपन क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं, ठीक है। तो अपने को पता है कि लौंग का तेल, प्याज और वेनिला जो होते हैं ये क्या होते हैं? तीनों, ये तीनों होते हैं गंधीय सूचक, ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं? गंधीय सूचक होते हैं। लेकिन हल्दी जो होता है वो एक प्राकृतिक सूचक होता है। हल्दी क्या होता है? कि प्राकृतिक सूचक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हल्दी, ठीक है। हल्दी जो है वो क्या है? कि प्राकृतिक सूचक है। बाकी लौंग, प्याज और वेनिला क्या होते हैं? गंधीय सूचक होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा 17वें वर्ग का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा 17वें वर्ग का तत्व नहीं है? ठीक है। यदि अपन बात करें 17वें वर्ग की, तो 17वें वर्ग को हम कहते हैं हेलोजन, ठीक है। 17वें वर्ग को हम क्या कहते हैं? हेलोजन कहते हैं। और हेलोजन का मतलब होता है अभिक्रियाशील तत्व, ठीक है। हेलोजन का मतलब क्या होता है? अभिक्रियाशील तत्व, ठीक है। और 17वें वर्ग के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो 17वें के अंदर आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ठीक है। तो अपने को पता है कि 17वें वर्ग में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो अपने को यहाँ हो गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन है वो 17वें वर्ग का तत्व नहीं है। बाकी क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन जो होते हैं वो 17वें वर्ग के तत्व होते हैं, ठीक है। चलिए अगला है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय अभिकारक है वो कम सक्रिय अभिकारक को विस्थापित कर देता है, क्या कहलाती है? ठीक है, अपने को पता है। दीजिए आप जल्दी से जवाब दीजिए पहले। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय अभिकारक कम सक्रिय अभिकारक को विस्थापित कर देता है, क्या कहलाता है? ठीक है, अपने को पता है संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है दो अभिकारक मिलकर है वो एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो ठीक है, तो अपन कहते हैं कि यदि एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो ऐसी अभिक्रिया होती है अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर यह कह रहा है विस्थापित कर देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है, आवर्त बीजी पादपों में जनन किस भाग में होता है? आवर्त बीजी पादप हमने पढ़ा। आवर्त बीजी पादपों का मतलब आपने इसको नाम दिया था एंजियोस्पर्म, ठीक है। आवर्त बीजी पादपों को हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। और एंजियोस्पर्म का मतलब होता है जिनके बीज के चारों ओर क्या होता है? एक आवरण होता है, ठीक है। इस प्रकार के पादप होते हैं आवर्त बीजी। तो अब आप ये बताइए मुझे कि इनका जनन है वो पादप के किस भाग में होता है? ठीक है, तो अपने को पता है कि पादप का जो जनन भाग होता है वो होता है पुष्प, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फूल, ठीक है। और अपने को पता है कि फूल का जो अंडाशय होता है, फूल का जो अंडाशय होता है, जो नीचे का फूला हुआ भाग होता है स्त्री केसर का, वो बदलता है किसके अंदर? फल के अंदर बदलता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। भोजन में लार में पाए जाने वाले एंजाइम जो जीवाणुओं को नष्ट करता है, बताइए भाई। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो जीवाणुओं को नष्ट करता है। आपको पता है कि हमारे शरीर में जब भोजन हम करते हैं तो उसके साथ जो भी जीवाणु प्रवेश करते हैं उसको लार के द्वारा है वो नष्ट कर दिया जाता है। तो आप उस एंजाइम का नाम बताइए जो
लार में पाया जाता है और भोजन के जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, दीजिए जल्दी से जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम जो होता है वो भोजन के अंदर है, वो जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, किस तत्व की आयनीकरण क्षमता सर्वाधिक होती है? दीजिए जवाब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। किस तत्व की आयनीकरण क्षमता है वो सर्वाधिक होती है? हीलियम, हाइड्रोजन, सोडियम और जिंक। दीजिए जल्दी से जवाब। किस तत्व की आयनीकरण क्षमता है वो सर्वाधिक होती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीलियम। ठीक है, हीलियम की आयनीकरण क्षमता है वो सर्वाधिक होती है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? दीजिए जवाब। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य, ऊर्जा, बल और शक्ति। ठीक है, अपने को पता है कि द्रव्यमान को अपन व्यक्त करते हैं m से और त्वरण को हम व्यक्त करते हैं a से। तो बताइए m में है वो क्या होता है? अपने को पता है कि F बराबर क्या होता है, m में होता है। F बराबर क्या होता है, m में होता है। यानी बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान और त्वरण होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, माँ के भ्रूण में, माँ के गर्भ में भ्रूण के विकास में लगभग कितने दिन लगते हैं? दीजिए जवाब। माँ के गर्भ में भ्रूण के विकास को लगभग कितने दिन लगते हैं? 240, 280, 360 या 210? दीजिए जवाब जल्दी से। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो होगा, बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो होगा 280 दिन। एग्जाम के अंदर कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है माँ के गर्भ में भ्रूण के विकास को लगभग 280 दिन लगते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, कौन सा पादप उत्तक मृत कोशिकाओं से बना होता है? बताइए भाई, कौन सा जो पादप उत्तक होता है वो मृत कोशिकाओं से बना होता है? ठीक है, अपने को पता है जाइलम का कार्य होता है। आप जल्दी से जवाब दीजिए। जाइलम का कार्य होता है जल व खनिज लवण का परिवहन करना। ठीक है, जल और खनिज लवण का परिवहन करना कार्य किसका होता है? जाइलम का कार्य होता है। पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा को हम मृद्युतक भी बोलते हैं, मृद्युतक भी बोलते हैं। और ये अपने को पता है कि पादप के कोमल भागों में पाया जाता है। फलों का जो खाने योग्य भाग होता है वो किसका बना होता है? पेरेनकाइमा का बना होता है। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम अपने को पता है कि भोजन और अमीनो अम्ल का परिवहन जो है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है किसके द्वारा? वो होता है फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, आगे यदि अपन जाइलम की बात, स्क्लेरेनकाइमा की बात करें, तो स्क्लेरेनकाइमा को हम हिंदी में बोलते हैं दृढ़ोतक। ठीक है, और अपने को नाम से ही पता चल रहा है दृढ़ोतक का मतलब पादप के मजबूत भागों में पाया जाता है। जैसे इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है नारियल के रेशे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नारियल के रेशे है वो किसके बने होते हैं? तो नारियल के रेशे है वो किसके बने होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा, और ये बना होता है मृत कोशिकाओं से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है तो वह लेंस होगा? बताइए भाई, जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी वो लेंस किस प्रकार का होगा? उत्तल होगा, अवतल होगा, बेलनाकार होगा या समतल होगा? इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दे ही दीजिए जल्दी से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अपने को पता है कि मुख्यतः जो लेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है उत्तल और एक होता है अवतल। ठीक है, मुख्य रूप से लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है अवतल और एक क्या होता है? उत्तल। ठीक है, आपको याद रखना है कि लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी अपने को क्या होती है? हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, अपन कई बार चश्मे के बारे में जानते हैं कि ये माइनस में कितना है, प्लस में कितना है। इसका मतलब आप समझ जाए करो कि चश्मे का यदि माइनस प्लस है तो माइनस का मतलब आप देख लेना, उसका मतलब होगा कि इसमें अवतल लेंस लगा हुआ है, और यदि वो बोले कि प्लस में है तो उसका मतलब उसमें क्या लगा हुआ है? उत्तल लेंस लगा हुआ है। तो लेंस की फोकस दूरी धनात्मक वाला क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। तो इसका सही जवाब होगा उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, समभारिक में तत्वों की समान होती है? बताइए, जो समभारिक होते हैं उनमें तत्वों का कौन सा गुण समान होता है? दीजिए जवाब। समभारिक में तत्वों का कौन सा गुण समान होता है? परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या? दीजिए जवाब। समभारिक में तत्वों की समान होती है
ठीक है। तो अपने को पता है भार समान है, भार का मतलब क्या होता है, भार किससे संबंधित होता है, द्रव्यमान से संबंधित। और अपने को पता है ऐसे तत्व है जिनका परमाणु द्रव्यमान तो क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान तो समान होता है, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, वो समभारिक होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, ठीक है। तो आपने इसका जवाब दिया द्रव्यमान संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है धातु ऑक्साइड बनाने के लिए, और ये धातु कौन सी धातु है वो भाप से अभिक्रिया करती है। दीजिए जवाब, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए कौन सी धातु है वो भाप से अभिक्रिया करती है। आप जल्दी से इसका जवाब दीजिए, ठीक है। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए कौन सी धातु है वो भाप से अभिक्रिया करती है। सोडियम, पोटेशियम, आयरन और मैग्नीशियम, ठीक है। अपने को पता है कि सोडियम और पोटेशियम तो हमेशा ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम तो हमेशा ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया करती है, और मैग्नीशियम जो है वो हमेशा गर्म जल के साथ ही अभिक्रिया करेगी, ठीक है। और आयरन एकमात्र धातु है जो हमेशा न तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगी और न ही गर्म जल के साथ ये अभिक्रिया करेगी, किसके साथ, भाप के साथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयरन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है, बताइए भाई। अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर को हम साधारण भाषा में विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है। और अपने को पता है जब चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरीन। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, वायु में नमी की उपस्थिति में वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। दीजिए जवाब, वायु में नमी की उपस्थिति में वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। वायु में नमी यानी नमी बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अपन ने कई बार पढ़ा है कि जब बारिश का मौसम होता है तो उमस बढ़ जाती है, उमस बढ़ जाती है। उस कंडीशन में यदि अपने पसीना आता है तो पसीना सूखता नहीं है, क्यों, क्योंकि वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, यदि किसी तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए, यदि किसी तार की लंबाई को दुगनी कर दी जाए तो एमीटर के पाठ्यांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दीजिए जवाब, यदि किसी तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो एमीटर के पाठ्यांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अपने को पता है एमीटर है वो क्या मापता है, विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है, ठीक है। और तार को यदि दुगना कर दिया जाए तो एमीटर के पाठ्यांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दीजिए जवाब, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। तार यदि दुगना हो जाएगा तो एमीटर का पाठ्यांक क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। अपने को पता है कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के द्वारा वनस्पति तेलों से क्या बनाया जाता है, घी बनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, वनस्पति तेलों से और घी बनाने की अभिक्रिया क्या होती है, हाइड्रोजनीकरण होती है। अब ये कह रहा है किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, बताइए भाई। वनस्पति तेलों से और घी बनाने के लिए हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया काम में ली जाती है, और इसमें किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निकल, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, निकल। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, बांध में संचित जल में जो बांध में संचित जल होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, बताइए। बांध में जो संचित जल होता है उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, ठीक है। और अपने को पता है कि ऊर्जा का संचय एकमात्र ऊर्जा है जो जिसका संचय अपन कह सकते हैं, जो संचय करने पर बनती है, किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन के कारण बनती है, तो वो होती है कौन सी, स्थितिज ऊर्जा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। अपन जानते हैं स्थितिज ऊर्जा को जो है वो अपन किसके द्वारा, mgh के द्वारा व्यक्त करते हैं, जहाँ m का मतलब है द्रव्यमान,
जी का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण और एच का मतलब क्या है, ऊंचाई। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। गतिज ऊर्जा को अपन है वो 1/2 mv² के रूप में व्यक्त करते हैं, और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है उसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, दोनों का जो योग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। ये क्वेश्चन तो देखो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, रटने वाला सीधा सा क्वेश्चन है। तो यदि आपने रट रखा है तो इसका जवाब दे दीजिए, नहीं रट रखा है तो आज आप इसको रट ही लेना कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2.42। आपको आज रट ही लेना है हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक। कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ठीक है, अपने को पता है कि कोशिका भित्ति है वो जंतुओं में अनुपस्थित होती है, लेकिन पादप कोशिका के अंदर पाई जाती है। अब आप मुझे ये बताइए कि पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है, प्रोटीन से, काइटिन से, सेलुलोज से या ग्लाइकोजन से। दीजिए जवाब। पादपों में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, प्रोटीन से, काइटिन से, सेलुलोज से या ग्लाइकोजन से। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेलुलोज। सही जवाब क्या हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, बेंजीन में दोहरे आबंध कितने पाए जाते हैं। बेंजीन के एक अणु में दोहरे आबंध है वो कितने पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। यदि अपन इसकी अणु संरचना की बात करें तो इसमें 6 कार्बन परमाणु, कितने, 6 कार्बन परमाणु है वो इस प्रकार से है वो जुड़े रहते हैं। ठीक है, 6 कार्बन परमाणु है वो इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है बेंजीन की संरचना में 3 ही तो क्या पाए जाते हैं, 3 ही तो पाए जाते हैं द्विआबंध, और 3 ही क्या पाए जाते हैं, 3 ही पाए जाते हैं इसके अंदर एकल बंध। तो दोहरे आबंध कितने पाए जाते हैं, 3 पाए जाते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला आपको याद रखना है C6H6। ये भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, के कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। बताइए भाई, के कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, एक नियम था जिसको अपन बोलते हैं बोर व बरी का नियम। आप जवाब दीजिए भाई, बोर व बरी का नियम, बोर व बरी का नियम। और बोर व बरी के नियम के अनुसार किसी भी और इलेक्ट्रॉन के कोष में इलेक्ट्रॉन भरने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n²। ठीक है, क्या होता है, 2n² होता है। अपने को पता है K, L, M और N, ये मुख्य रूप से मान लो ये 4 कक्षक यदि मानते हैं अपने तो ये होता है 1, 2, 3 और 4। और 2n² के अंदर n का मतलब होता है कक्षक की संख्या, और k का मतलब क्या हो गया, 1। तो ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू 1 की पावर 2। तो ये हो गया कुल कितना हो जाएगा, 2। तो याद रखना के कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए जल्दी से, प्रतिबल का प्रभाव किस पर पड़ता है। दीजिए जवाब, प्रतिबल का प्रभाव है वो किस पर पड़ता है, आयतन पर पड़ता है, क्षेत्रफल पर पड़ता है, बल पर पड़ता है या कार्य पर। ठीक है, दीजिए जवाब, प्रतिबल का प्रभाव किस पर पड़ता है, आयतन, क्षेत्रफल, बल व कार्य। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्षेत्रफल। प्रतिबल का प्रभाव किस पर पड़ता है, क्षेत्रफल पर पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन और जिंक। दीजिए जल्दी से जवाब। अपने को पता है थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि के द्वारा, किसके द्वारा, थायराइड ग्रंथि, या इसी ग्रंथि का दूसरा नाम होता है अवटु ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि का दूसरा नाम क्या होता है, अवटु ग्रंथि के द्वारा ये स्त्रावित होता है। और हमारे शरीर की जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, हमारे शरीर की जो उपापचयी मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती है, उपापचयी क्रियाओं का मतलब होता है वे सारी क्रियाएं जो हमें जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है, उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है कौन सा, थायरोक्सिन हार्मोन। और ठीक है, और थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है, वो होता है आयोडीन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, प्रकाश की किस घटना के कारण प्रकाश किरणों का झुकाव होता है।
यानी ऐसी कौन सी घटना है जिससे प्रकाश की किरणें है वो अपने और गति का जो दिशा होती है उससे झुक जाती है। ठीक है, तो अपने को पता है कि प्रकाश की किरणें यदि एक कांच की स्लेब में से गुजरती है तो पहले तो अपने और उसकी अविलंब की ओर झुक जाएगी और बाहर निकलती है तो अविलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, और इस प्रकार की जो घटना होती है उसको हम बोलते हैं अपवर्तन। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जो 301 से लेकर 400 क्वेश्चन तक थे उन सबको अपन ने है वो आज डिस्कस कर लिया है। तो आप जल्दी से बता दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, 301 से लेकर 400 तक के जो क्वेश्चन है उनको अपन ने डिस्कस कर लिया है। तो आप जल्दी से बता दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अल है वो अपने आगे अगले टेस्ट के अंदर अगले क्वेश्चनों का है वो अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में।